तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेमोरी एलोकेशन। तो मेनली जो हमारा डिफरेंट लेवल ऑफ मेमोरीज के बीच ब्लॉक यानी डेटा का ट्रांसफर होता है, या जो यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारा कि किस यूनिट के फॉर्म में हमारा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है between different memory hierarchies. So that is a block. For example, मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में जो डेटा ट्रांसफर होता है, that is a block of information, और उसको हम बोलते हैं कैश लाइंस। जो ब्लॉक ऑफ डेटा कैश में होता है वो कैश लाइन कहलाता है। बाकी मेमोरीज में हम जनरल टर्म में ब्लॉक को रिफर करते हैं, ब्लॉक ही बोलते हैं। तो जो मेमोरी हमारा सिस्टम है उसमें ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन, जो यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है दैट इज ब्लॉक, इसको प्लेसमेंट करने का जो मेथड है या उसका जो तरीका है कंप्यूटर में, दैट मीन्स एल्गोरिथम, दैट इज कॉल्ड एज द memory allocation process or simply the memory allocation। तो हमारा जो प्रॉपर मेमोरी एलोकेशन मेथड होता है वो मेमोरी M1 में अनयूज्ड या यूज्ड स्पेस को मिनिमाइज करता है, मतलब दोनों को, यूज्ड स्पेस को भी मिनिमाइज करता है और अनयूज्ड स्पेस को एक तरह से मिनिमाइज ना करके इस तरह मैनेज करता है सो दैट द परफॉर्मेंस विल बी गुड। मतलब कम मेमोरी में ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम मैनेज हो जाए। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ मेमोरी एलोकेशन। तो जो हमारी डिफरेंट एलोकेशन एल्गोरिथम है, मेमोरी एलोकेशन एल्गोरिथम, वो जनरली कुछ फैक्टर पर डिपेंड करती हैं। तो उनमें से जो मेन फैक्टर हैं वो है, पहला तो हिट रेशियो। हिट रेशियो एज यू नो कि दिस इज द परसेंटेज ऑफ टाइम द इंफॉर्मेशन इज फाउंड इनसाइड द कैश मेमोरी। कितने परसेंट में कैश मेमोरी में हमें इंफॉर्मेशन, मतलब सीपीयू को इंफॉर्मेशन मिल जाता है, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। दिस इज द हिट रेशियो। दूसरा एक्सेस टाइम, कि डिपेंड्स ऑन द again on many factors, the access time taken to access the particular memory। और तीसरा है स्पेस यूटिलाइजेशन, हाउ टू यूटिलाइज द डिफरेंट स्पेस ऑन मेमोरीज और मेमोरी सिस्टम। तो मेमोरी लेवल्स के या जो मेमोरी सिस्टम के डिफरेंट लेवल्स हैं, यानी मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन हमारा स्टोर होता है, यहाँ मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं, तो जो इंफॉर्मेशन स्टोर होता है वो जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा है हमने कि इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पेजेस, पेजिंग सिस्टम और सेगमेंट। पेज हमेशा इक्वल साइज के होते हैं। सेगमेंट्स दे आर द लॉजिकल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, वो अनइक्वल साइज के होते हैं मेनली। और तीसरा रीजन्स है, तो डिफरेंट रीजन्स इनसाइड द मेमोरी ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आर डेटा रीजन, कोड रीजन, हीप एंड स्टैक रीजन। तो these are the 4 regions inside the memory, और इन रीजन्स पर डेटा हमारा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक। अब एक टर्म डिस्कस करते हैं, स्वैपिंग। तो जनरली क्या होता है कि जैसे वर्चुअल मेमोरी के केस में, या ना भी हम वर्चुअल मेमोरी लें, तो स्वैपिंग मीन्स एक्सचेंज ऑफ द डेटा और सिंपली द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन मेमोरी टू अनदर मेमोरी।
जैसे बहुत सिंपल केस में है हमारा पेजिंग या सेगमेंटेशन में अगर हम देखें तो स्वैपिंग जो होता है कि हार्ड डिस्क से यानी सेकेंडरी मेमोरी से पेजेस हमारे प्राइमरी मेमोरी में स्वैप होते हैं। इसी तरह प्राइमरी मेमोरी से और कैश मेमोरी में भी हमारा जो ब्लॉक है इन द फॉर्म ऑफ कैश लाइन ये भी स्वैप होता है या ट्रांसफर होता है। स्वैप इन द सेंस कि कोई सपोज प्रीवियसली ऑक्यूपाइड स्पेस है तो उसका डेटा इधर आ जाएगा और इधर का डेटा उधर आ जाएगा। स्वैपिंग इस तरह चलती रहती है। तो स्वैपिंग क्यों होती है कि दिस इज विल बी बिकॉज ऑफ द जो एक्सेस टाइम है सीपीयू के लिए, मेमोरी एक्सेस टाइम, कि सीपीयू को जो लगने वाला टाइम है वो मिनिमाइज हो सके। तो स्वैपिंग हमारी होती है प्रोसेसर की रिक्वेस्ट पे। प्रोसेसर रिक्वेस्ट द इंफॉर्मेशन और डेटा फ्रॉम द मेमोरी सिस्टम। सो इफ द डिजायर्ड डेटा इज नॉट अवेलेबल at the required memory, either in cache memory or main memory, then the information from the lower level memory will be just next lower level of memory will be transferred or swapped to the just next higher level memory. तो जो स्वैपिंग मैकेनिज्म है इसमें क्या होता है, स्वैपिंग मैकेनिज्म में कि इसमें एक वेट साइकिल सीपीयू के लिए इन्वॉल्व होती है। सीपीयू जनरली वेट करता रहता है या मोस्ट ऑफ द टाइम या सम टाइम कि ये कहीं ना कहीं वेट साइकिल सीपीयू के लिए इन्वॉल्व होता है। इसमें सीपीयू को वेट करना होता है कि जब तक इंफॉर्मेशन हमारा लोअर लेवल मेमोरी से हायर लेवल मेमोरी तक नहीं पहुंच जाता है। तो इस ड्यूरेशन में सीपीयू को वेट करना होता है। सीपीयू विल बी वेटिंग during some cycles for the process of transfer of information between the memories. तो इस केस में क्या होता है, इसमें एक टर्म मैं बता देता हूँ फिर आगे चलता हूँ। वेट टाइम ड्यूरिंग स्वैपिंग, ये बीच में इंफॉर्मेशन आ गया हमारा। तो जो सक्सेसफुल मेमोरी एलोकेशन मेथड है वो, इसको मैं इस स्लाइड को थोड़ा दूसरी जगह शिफ्ट कर देता हूँ। या ठीक है रहने दो। तो जो सक्सेसफुल मेमोरी एलोकेशन मेथड है वो हमारा हमेशा इन्वॉल्व करता है हाई हिट रेशियो एंड लो एक्सेस टाइम। हाई हिट रेशियो मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन in the requested memory is high, or low access time, always it is desirable to have the low access time for the memory so that information will be quickly accessible. तो hit ratio अगर लो है तो क्या होगा, लो मीन्स कि इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है सीपीयू को जो डिजायर्ड है कैश मेमोरी में, तो ये बार बार रिक्वेस्ट करेगा मेन मेमोरी को इंफॉर्मेशन के लिए। तो जो स्वैपिंग होगी वो बहुत ज्यादा होगी बिटवीन द सक्सेसिव मेमोरी लेवल्स। तो इस तरह का जो फिनोमेनन है कि एक्सेसिव स्वैपिंग, दिस इज कॉल्ड एज द थ्रेशिंग। एक्सेसिव स्वैपिंग इज कॉल्ड एज द थ्रेशिंग। तो अब हम आते हैं वेट टाइम ड्यूरिंग स्वैपिंग। मैंने अभी बताया था कि स्वैपिंग जो प्रोसेस है उसमें वेट टाइम इन्वॉल्व होता है। सीपीयू वेट करता रहता है अननेसेसरली और बिकम्स आइडल ड्यूरिंग दैट टाइम, जिस टाइम के लिए हमारा मेमोरी ट्रांसफर हो रहा है, बिटवीन सक्सेसिव मेमोरी लेवल्स पर डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो इस वेट टाइम को ओवरकम करने के लिए एक एंटीसिपेटरी स्वैपिंग इंप्लीमेंट की जाती है। एंटीसिपेटरी मीन्स के जस्ट द प्रेडिक्शन फॉर द फ्यूचर, कि हाउ टू प्रेडिक्ट कि कौन सा ब्लॉक आ सकता है नेक्स्ट। तो इसको ध्यान में रखते ही कि एंटीसिपेटरी जो स्वैपिंग है उसमें ब्लॉक जो है M1 मतलब यहाँ हम रिफर कर रहे हैं
मेन मेमोरी को कि M1 में वो एंटीसिपेशन यानी एडवांस में अवेलेबल हो जाए कि वो CPU द्वारा यूज किया जाना है। तो ये जो प्रेडिक्शन है हमारा, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेडिक्शन या फिर हम कह सकते हैं अप टू ए सर्टेन मार्क, प्रेडिक्शन ही है, कोई जरूरी नहीं कि वो डेटा हमेशा ही CPU को जरूरत हो नेक्स्ट। तो दिस विल बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ द लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये दो टाइप की होती है, टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस एंड स्पेशियल। तो अब हम आते हैं रिप्लेसमेंट पॉलिसीज पर। तो रिप्लेसमेंट पॉलिसी बेसिकली क्या है कि ये एक मेथड है, मतलब कि अगर रैम में या कैश मेमोरी में डिजायर्ड इंफॉर्मेशन नहीं है और वो पूरी अगर भरी हुई है सपोज, तो उनकी करस्पॉन्डिंग लोअर लेवल मेमोरी से वो ब्लॉक आएगा, मतलब यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन जो ब्लॉक है वो आएगा वहां पर, और जो एग्जिस्टिंग ब्लॉक है वो कोई ना कोई रिप्लेस होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज द रिप्लेसमेंट पॉलिसी, कि कौन सा ब्लॉक रिप्लेस होगा, इसके लिए भी रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स हैं हमारे पास। तो सिंपल जो रिप्लेसमेंट पॉलिसी है उसमें क्या है, कोई ब्लॉक के आ रहा है मेमोरी में, तो ब्लॉक के को स्पेस मेमोरी में मिलना है। तो ये ब्लॉक के क्या होगा कि ब्लॉक के मेमोरी में तभी आएगा जब कोई अनऑक्यूपाइड या इनएक्टिव रीजन मिलेगा मेमोरी में सफिशिएंट साइज का। अगर उतनी साइज का नहीं मिलेगा तो ये कंप्लीट ब्लॉक मेमोरी में नहीं आ पाएगा, मतलब कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होगा। तो आगे चलते हैं इसमें। नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये इसमें दो तरह का रिप्लेसमेंट हम मान के चलते हैं कि प्रीम्प्टिव रिप्लेसमेंट एंड नॉन प्रीम्प्टिव। तो प्रीम्प्टिव तो ये है कि कोई ब्लॉक इजिली हमारा रिप्लेस हो जाता है, इनकमिंग ब्लॉक विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग ब्लॉक। और नॉन प्रीम्प्टिव में क्या है कि ये ब्लॉक रिप्लेस नहीं होगा। तो अभी हम आगे इनको डिस्कस करेंगे, नॉन प्रीम्प्टिव एंड प्रीम्प्टिव रिप्लेसमेंट पॉलिसीज को। तो उससे पहले हम एक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि हम मान के चलते हैं कि टू लेवल मेमोरी हायरार्की है, जहां M1 हम रैम को यानी मेन मेमोरी को रेफर कर रहे हैं और M2 रेफर कर रहे हैं डिस्क को। तो यहाँ पे मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी हायरार्की को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि ये मेमोरी मैप टेबल, मतलब मेमोरी में एक टेबल जनरेट होती है जिसमें तीन तरह के इंफॉर्मेशन होती है। पहला तो है ऑक्यूपाइड स्पेस लिस्ट फॉर M1 अवेलेबल, दूसरा अवेलेबल स्पेस लिस्ट ऑफ M1, तीसरा डायरेक्टरी फॉर M2। तो ऑक्यूपाइड स्पेस लिस्ट फॉर M1 ये डिनोट करता है कि M1 यहाँ पर हमारा मेन मेमोरी है, तो जहां मेन मेमोरी में जो जो लोकेशंस ऑक्यूपाइड हैं बाय द डिफरेंट ब्लॉक्स, उनका इंफॉर्मेशन यहाँ होगा। ऑक्यूपाइड मतलब जो जो मेमोरी भरी हुई है मेन मेमोरी की, जो जो रीजन्स, जो जो पार्ट, जो जो लोकेशंस या एड्रेसेस भरे हुए हैं, उनकी लिस्ट होगी कंप्लीटली। दूसरा अवेलेबल स्पेस लिस्ट फॉर M1, मतलब पहले M1 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हर एक एंट्री, अब ऑक्यूपाइड लिस्ट क्या कंटेन करता है कि भरा हुआ स्पेस, जो मेन मेमोरी में जो जो ब्लॉक भरे हुए हैं उनका इंफॉर्मेशन। तो हर एक एंट्री क्या स्पेसिफाई करती है कि उस ब्लॉक का नेम, दूसरा बेस एड्रेस जहां से वो स्टार्ट हो रहा है इंफॉर्मेशन हमारा उस रीजन में, और अगर वेरिएबल है तो ब्लॉक की साइज भी।
वेरिएबल और अनवेरिएबल से मतलब ये है कि जैसे पेजिंग सिस्टम में तो ब्लॉक साइज इक्वल, जो पेजेस हैं वो तो इक्वल साइज के हैं, बट सेगमेंटेशन में सेगमेंट्स हमारे अनइक्वल साइज के हैं। तो जो हर एक एंट्री होगी इस लिस्ट से, जो भी एंट्री है इस लिस्ट से, जो ये 3 बिंदुओं की लिस्ट है, तो इसमें पहला तो ब्लॉक नेम होगा, दूसरा बेस एड्रेस होगा उस रीजन का जहां पे ये स्टोर हो रहा है, तीसरा वेरिएबल, अगर वेरिएबल है तो ब्लॉक साइज। तो अगर प्रीम्प्टिव एलोकेशन यूज हो रहा है, प्रीम्प्टिव मींस कि ब्लॉक कैन बी रिप्लेस्ड, ओके, नॉन प्रीम्प्टिव मींस ब्लॉक कैन नॉट बी रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। तो प्रीम्प्टिव एलोकेशन अगर है रिप्लेसमेंट के रिगार्डिंग, तो इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होगा ऑक्यूपाइड स्पेस लिस्ट के साथ। हर एक ब्लॉक के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा जो डिटरमाइन करेगा कि ये ब्लॉक कब और कैसे प्रिंट होगा, मतलब कब और कैसे ये फोर्सफुली रिमूव किया जाएगा। ओके, तो इसमें आगे चलते हैं। दूसरा जो पॉइंट था, ये तो पहला है, इसको मैं पहला पॉइंट डाल देता हूँ। दूसरा पॉइंट है इसमें अवेलेबल स्पेस लिस्ट फॉर M1, मतलब कि M1 यानी मेन मेमोरी में जो अवेलेबल रीजन्स हैं, जो अवेलेबल स्पेस है, जहां जहां भरा है उसकी एंट्री तो पहले वाले में हो गई ऑक्यूपाइड स्पेस लिस्ट। दूसरे में होगा कि जो अवेलेबल फ्री ब्लॉक्स हैं उनकी एंट्री इसमें। तो अवेलेबल स्पेस लिस्ट की जो जितनी भी एंट्री होंगी, जितने भी स्पेस अवेलेबल होंगे, जितने भी अलग अलग ब्लॉक अवेलेबल होंगे, उसमें हर एक के करस्पॉन्डिंग एक एंट्री होगी, और इस एंट्री में 2 बातें होंगी कि उस अनऑक्यूपाइड रीजन का एड्रेस और उसकी साइज अगर जरूरी है तो। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं, डायरेक्टरी फॉर M2। तो डायरेक्टरी मतलब जैसे हम जानते हैं कि इंफॉर्मेशन और फोल्डर, आज के टाइम में फोल्डर और डायरेक्टरी लगभग एक ही सेंस में हम यूज करते हैं। तो डायरेक्टरी फॉर M2, और M2 हमारी क्या है यहाँ कि हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है एक तरह से M2, जिसको हम अज्यूम करके चल रहे हैं। तो ये इसमें वो लिस्ट होगी जिसमें डायरेक्टरीज की लिस्ट होगी। डायरेक्टरीज सभी ब्लॉक के लिए, मतलब करंट प्रोग्राम जो चल रहा है उस प्रोग्राम के सभी ब्लॉक की डायरेक्टरी की लिस्ट होगी। तो इन डायरेक्टरीज में क्या होगा कि ये M2 का स्पेस या रीजन डिफाइन करेंगे जो कि ब्लॉक को असाइंड है। एक तरह से कि M2 का इंफॉर्मेशन है ब्लॉक के रिगार्डिंग या रीजन के रिगार्डिंग जो कि असाइंड है। तो ये तीनों पॉइंट हो गए इसमें। अब आगे चलते हैं ब्लॉक ट्रांसफर टू M1। तो जब कोई ब्लॉक हमारा M2 से M1 में ट्रांसफर होता है तो ये मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये एप्रोप्रिएट एंट्री ऑक्यूपाइड स्पेस लिस्ट में करे। ऑक्यूपाइड स्पेस लिस्ट मैंने अभी रिसेंटली बताया कि वो क्या है कि मेन मेमोरी के वो सभी ब्लॉक्स का इंफॉर्मेशन है जहां जहां हमारी वो मेमोरी भरी हुई है। ठीक है, तो जब कोई ब्लॉक हमारा ट्रांसफर होगा M1 से, वो सॉरी M2 से M1 में, तो मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम उसके करस्पॉन्डिंग एंट्री कर देगा ऑक्यूपाइड स्पेस लिस्ट, क्योंकि ब्लॉक ट्रांसफर हुआ तो ऑक्यूपाइड स्पेस लिस्ट में एक और ब्लॉक इंक्रीज हो जाएगा, तो उसकी एंट्री MMS करेगा। और जब वो ब्लॉक जरूरत नहीं होगी M1 में, तो फिर ये डीएलोकेट होगा वहां से। तो जब डीएलोकेट होगा तो ऑक्यूपाइड स्पेस लिस्ट में भी मॉडिफिकेशन होगा और अवेलेबल स्पेस लिस्ट में, दोनों में होगा। ठीक है, अब ब्लॉक डीएलोकेशन, अगर कोई ब्लॉक डीएलोकेट होता है
जैसे कोई प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो गया कंप्लीट, या टर्मिनेट हो गया, या सडन रिमूव हो गया, या कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो मेमोरी से हट जाएगा प्रोग्राम, तो ब्लॉक को डीएलोकेट करना पड़ेगा। तो या फिर कोई हायर प्रायोरिटी प्रोग्राम आ रहा है तो उसको रिप्लेस करना पड़ा। तो जब ब्लॉक डीएलोकेट होगा, मतलब कि इन सिचुएशंस में हमारा ब्लॉक डीएलोकेट होगा कि जब प्रोग्राम टर्मिनेट होगा या कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो गए। तो इनके लिए हमारा जो बहुत सारी एल्गोरिथम है, प्रीम्प्टिव एंड नॉन प्रीम्प्टिव एल्गोरिथम, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हमारे डेवलप्ड हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमें पढ़ा भी है इसको। अब नॉन प्रीम्प्टिव एलोकेशन की तरफ चलते हैं। नॉन प्रीम्प्टिव, तो नॉन प्रीम्प्टिव मींस कि अगर कोई ब्लॉक हमारा चल रहा है तो वो रिमूव नहीं किया जाएगा। तो मान लेते हैं कि M2 मेमोरी से कोई ब्लॉक के जो है ट्रांसफर होना है M1 मेमोरी में, और M1 में कोई भी हमारा जो ब्लॉक है रिप्लेस नहीं हो सकता है के लिए। M1 में M1 पूरी भरी हुई है, कोई ब्लॉक रिप्लेस नहीं हो सकता है। तो ये हमारा नॉन प्रीम्प्टिव का केस है। तो अब क्या होगा, तो इस केस में क्या करेगा मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम, कि अगर आवश्यकता है, जरूरत है, तो M1 में एक ये स्पेस क्रिएट करेगा उस ब्लॉक की साइज के बराबर या उससे बड़ा, जिससे कि ब्लॉक के उसमें फिट हो जाए। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारा नॉन प्रीम्प्टिव केस कहलाता है, कि ब्लॉक रिप्लेस नहीं हो सकता, अगर पॉसिबल हो तो उसमें अवेलेबल है तो वो किसी मेथड से, जैसे मैंने कल बताया था रिलोकेशन मेथड, तो उसमें सारे ब्लॉक्स को एक तरफ ले जाके और फ्री लिस्ट को एक तरफ लाके उतना स्पेस बनाया जा सकता है। तो ये हमारा नॉन प्रीम्प्टिव एलोकेशन है। तो अब ये जो नॉन प्रीम्प्टिव एलोकेशन की जो प्रॉब्लम है वो पेजिंग सिस्टम में इजीली हमारी सॉल्व हो जाती है, जहां पर पेजेस जो हैं, ब्लॉक है हमारे जो पेजेस हैं वो इक्वल साइज के होते हैं। तो और M1 मेमोरी भी फिक्स्ड इक्वल साइज रीजन्स में डिवाइड की जाती है पेजिंग सिस्टम में लॉजिकली, जिनको हम पेज फ्रेम बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि इजिली देख सकते हैं, मतलब मेमोरी मैनेज सिस्टम इसको इजिली डिसाइड कर लेता है कि ब्लॉक हमारा, कोई अगर पेज फ्रेम खाली है तो ब्लॉक इजिली उसमें फिक्स हो जाएगा। तो अगर मेमोरी स्पेस जो रीजन है हमारा वो वेरिएबल लेंथ में अगर डिवाइडेड है, तब क्या होगा, तो ये डिफिकल्ट होगा कि इनकमिंग ब्लॉक को प्लेस या मेमोरी एलोकेट कर देना। तो अब बात करते हैं नॉन प्रीम्प्टिव एलोकेशन एल्गोरिथम की। तो इसमें क्या है कि दो तरह की एल्गोरिथम यूज होती हैं नॉन प्रीम्प्टिव एलोकेशन एल्गोरिथम में। नॉन प्रीम्प्टिव मींस कि जो एग्जिस्टिंग ब्लॉक है वो रिमूव नहीं किए जा सकते, इनफैक्ट कि जो अवेलेबल स्पेस है उन्हीं में से यूज करना पड़ेगा। तो इसमें दो तरह की एल्गोरिथम है, फर्स्ट फिट एंड द बेस्ट फिट अप्रोचेस। फर्स्ट फिट क्या डिसाइड करती है कि जैसे कोई इनकमिंग ब्लॉक आ रहा है तो उस ब्लॉक को वो उस ब्लॉक के लिए अवेलेबल लिस्ट से मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम सर्च करेगा कि उस ब्लॉक की साइज से ग्रेटर पहला जो ब्लॉक मिल जाएगा अवेलेबल लिस्ट में, तो उसी को वो असाइन कर देगा। बेस्ट फिट में क्या है कि सभी स्पेस लिस्ट को सर्च करेगा, तब जो सूटेबल ब्लॉक मिलेगा जिससे कि डिफरेंस बची हुई मेमोरी कम हो, उसको एलोकेट करेगा बेस्ट फिट में। ये ऑपरेटिंग सिस्टम में हम पढ़ भी चुके हैं पहले। ठीक है, तो फर्स्ट फिट मेथड जो मैंने बताया कि मेमोरी में MMS मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लीट मेमोरी को सीक्वेंशियली सर्च करेगा, और कोई अगर रीजन R मिल गया जो कि ब्लॉक के
से बड़ा है तो उस रीजन आर में ब्लॉक के एलोकेट हो जाएगा। इस बात पे मैटर नहीं करेगा कि वो रीजन कितना बड़ा साइज का है के से, बट जैसे ही मिला उसमें वो फिक्स हो जाएगा। तो बेस्ट फिट अप्रोच जो है ये सर्च करेगा कंप्लीटली, मतलब कंप्लीटली, हाँ सॉरी ये तो फर्स्ट फिट था। और बेस्ट फिट में क्या होगा कि कंप्लीटली सर्च होगी, कंप्लीट लिस्ट बेस्ट फिट में। जो ऑक्यूपाइड सॉरी अवेलेबल स्पेस लिस्ट है वो कंप्लीट लिस्ट सर्च होगी, और उस लिस्ट में जो बेस्ट मिलेगा, मतलब बेस्ट का मतलब ये है कि इस तरह की जो रीजन आर मिला तो रीजन आर के जो एकदम करीब होगा साइज में, मतलब कहने का कि जो डिफरेंस होगा उनकी मेमोरी का आर माइनस के वो मिनिमम हो, मतलब ब्लॉक की साइज के से जो बड़ा हो कि मतलब जो जस्ट कम से कम बड़ा हो, मतलब ये है। और कहीं दूसरी सेंस में हम ये बोल सकते हैं कि आर माइनस के इज मिनिमम। तो दिस इज द सेंस ऑफ दिस थिंग। तो फर्स्ट फिट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फिट हमारे हमेशा आउट परफॉर्म करता है बेस्ट फिट से, क्योंकि बेस्ट फिट में तो टाइम लगता है पूरी लिस्ट को सर्च करने के लिए, लेकिन फर्स्ट फिट में तो जहां फर्स्ट टाइम स्पेस मिला इसको उसी स्पेस में ये फिक्स हो जाता है। बाकी जो परफॉर्मेंस है किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर मेमोरीज, एनवायरनमेंट मींस कि पर्टिकुलर टाइम, उस टाइम मेमोरी की क्या सिचुएशन है, क्या प्रोग्राम रन कर रहे हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लॉक साइज किस तरह हमारा जो एलोकेशन है ब्लॉक का उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा। लेकिन इन प्रैक्टिस जो है कि फर्स्ट फिट हमारा आउट परफॉर्म करता है बेस्ट फिट को। अब हम बात करते हैं प्रीएम्प्टिव एलोकेशन। प्रीएम्प्टिव मींस कि इट कैन बी ए गुड आइडिया कि हमारा जो ब्लॉक्स हैं दे कैन बी रिप्लेस्ड। प्रीएम्प्टिव का मतलब यही है कि ब्लॉक कैन बी रिप्लेस्ड सो दैट द इनकमिंग ब्लॉक हैं जो वो एग्जिस्टिंग ब्लॉक को रिप्लेस करके अपनी जगह बना लें। क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव जो एल्गोरिथम है वो हमारा मेमोरी के लिए एफिशिएंट यूज मेमोरी का नहीं शो करते सभी सिचुएशंस में। किसी किसी सिचुएशन के लिए तो नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम ठीक है, बट इन जनरल की वी वांट द प्रीम्पशन ऑफ द ब्लॉक्स जो कि मेमोरी में अवेलेबल है, उनका प्रीम्पशन हम कहीं ना कहीं चाहते हैं। तो जो मेमोरी ओवरफ्लो है, मेमोरी ओवरफ्लो मींस कि कोई ब्लॉक का रिजेक्शन, जो नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम में हमने देखा था कि ब्लॉक का रिजेक्शन बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट स्पेस। तो इसको ओवरकम करने के लिए वी कैन यूज द प्रीएम्प्टिव एलोकेशन। तो प्रीएम्प्टिव एलोकेशन में क्या है कि इसमें हमारा एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल मेमोरी हो सकता है अगर हम जो ऑक्यूपाइड स्पेस है हमारा उसको फिर रिलोकेट कर दें, मतलब कि जो इनकमिंग ब्लॉक है उसके लिए रूम, उसके लिए जगह बना देगा। तो ये दो तरह से पॉसिबल है हमारा। पहला तो है कि ये हम हाँ कि जो ब्लॉक ऑलरेडी M1 मेमोरी में है उसको रिलोकेट कर दें सो दैट कि हमारा जो इनकमिंग ब्लॉक है के उसके लिए गैप बन जाए, सफिशिएंट लार्ज गैप कि वो ब्लॉक उसमें फिक्स हो सके। और दूसरा तरीका ये है कि जो एक या एक से ज्यादा ऑक्यूपाइड रीजन है उनको डीएलोकेट कर दिया जाए, मतलब उन रीजन के अंदर जो ब्लॉक है उनको डीएलोकेट कर दी जाए मेमोरी, मतलब उनको हटा दिया जाए। तो जो दूसरा मेथड है उसके लिए हमें फिर जरूरत होती है रिप्लेसमेंट पॉलिसीज की, रिप्लेसमेंट पॉलिसी की कि जिससे कि हमारे मतलब कि कौन सा ब्लॉक डीएलोकेट किया जाए। ये भी तो प्रॉब्लम हो सकती है कि बहुत सारे ब्लॉक्स हैं मेमोरी में, तो विच ब्लॉक शुड बी रिप्लेस्ड और डीएलोकेटेड।
तो बिकॉज ऑफ दिस थिंग के एग्जिस्टिंग ब्लॉक कहाँ कहाँ है, कौन सा ब्लॉक रिप्लेस किया जाए, इसको हम डी एलोकेट, किसको डी एलोकेट करे, मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये रिप्लेसमेंट पॉलिसी से डिसाइड होता है। अब एक टर्म आता है डर्टी एंड क्लीन ब्लॉक्स। तो मेमोरी स्पेस में, मेमोरी लिस्ट में हमारे दो तरह के ब्लॉक होते हैं। इसमें डेफिनेशन पढ़ लो कि डर्टी ब्लॉक वो हैं जो कि मॉडिफाई हो जाते हैं या हो सकते हैं मेमोरी में लोड होने के बाद, और क्लीन ब्लॉक वो हैं जो मॉडिफाइड नहीं होते हैं। ब्लॉक क्या है? ब्लॉक तो यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन ही है ना, ओवरऑल तो उसमें इंफॉर्मेशन है हमारे ब्लॉक में। तो डर्टी ब्लॉक मींस कि दोज व्हिच हैव बीन मॉडिफाइड सिंस बीइंग लोडेड इनटू M1, M1 में लोड होने के बाद जो मॉडिफाई हो गए। और क्लीन ब्लॉक वो हैं जो कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, जैसे कि नाम से क्लियर, डर्टी और क्लीन। तो ये चीज हम जानते हैं कि जो ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन है उसमें डेटा या इंस्ट्रक्शंस हैं, तो डेटा तो कभी मॉडिफाई नहीं हो, वो सॉरी इंस्ट्रक्शंस तो कभी मॉडिफाई नहीं हो सकते। जैसे अगर समेशन के लिए इंस्ट्रक्शन जनरेट किया है कंपाइलर ने, ऐड इंस्ट्रक्शन, तो ऐड इंस्ट्रक्शन एज इट इज ऐड ही रहना है। लेकिन जो वैल्यू है ए बी सी की, जैसे सी की वैल्यू पहले कुछ और थी सपोज, फिर समेशन के बाद सी की वैल्यू कुछ और हो गई, तो वैल्यूज तो चेंज होती रहेंगी। जो भी वैल्यूज हैं, डेटा ब्लॉक्स हैं, वो तो चेंज होते ही रहेंगे। तो उनको हम बोलते हैं डर्टी ब्लॉक, जो कि मतलब चेंज हो जाते हैं, जैसे डेटा ब्लॉक है। और इंस्ट्रक्शंस हमारे कहलाते हैं क्लीन ब्लॉक। तो इन डर्टी और क्लीन ब्लॉक्स को हमें क्या करना होता है मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम को, कि क्लीन ब्लॉक को अगर रिप्लेस करेगा मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको ओवरराइड कर देना है न्यू ब्लॉक से, और इसकी एंट्री मेमोरी मैप टेबल में कर देनी है। लेकिन अगर डर्टी ब्लॉक ओवरराइट होता है तो ये पहले कॉपी किया जाएगा M2 को, सो दैट कि जो मॉडिफिकेशन है वो मॉडिफिकेशन हमारा वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाए। क्योंकि क्लीन ब्लॉक तो ऐसा है कि जब उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है तो M2 मेमोरी में ऑलरेडी अवेलेबल है क्लीन ब्लॉक। लेकिन डर्टी ब्लॉक मॉडिफाई हो गया है तो M2 मेमोरी में, मतलब अगर हम स्वैपिंग की या वर्चुअल मेमोरी की बात करें तो M2 में यानी डिस्क में तो दूसरा डेटा होगा, बट मेन मेमोरी में तो वो चेंज हो चुका है बिकॉज ऑफ द डर्टी। तो वो चेंज हो चुका है तो उसको पहले ओवरराइट करेंगे M2 मेमोरी में, मतलब इट विल बी डन बाय द मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये प्रोसेस हमारा होगा स्लो ब्लॉक ट्रांसफर, क्योंकि जो मॉडिफिकेशन होगा सेकेंडरी मेमोरी का, प्राइमरी से सेकेंडरी, क्योंकि कोई वैल्यू जैसे समेशन या कोई भी ऑपरेशन हुआ तो मेन मेमोरी में हुआ, वहां चेंज हो गया, बट उसको रिफ्लेक्ट भी तो करना पड़ेगा वो ब्लॉक जहां से आया है। तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर फॉर मेमोरी एलोकेशन कंप्लीटली। ओके, अगर पूछना हो कुछ तो पूछ लो, अदरवाइज फिर मैं इसको मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ।